नीतीश कुमार जी के कहने पर हम मान लेते हैं जो चर्चाएं हैं उसको कि कहने पर जो घड़ा अलग हुआ पशुपति पारस वो आज किनारे हो गए और जो कभी बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे वो गले मिल गए। तो यही राजनीति का खेल है। तेजस्वी को उन्होंने गले लगाया, तेजस्वी उनको चाचा कह के पैर छूने लगे, फिर खटपट हो गया, उनके साथ सरकार भी चलाई, फिर खटपट हो गया, अलग हो गए, फिर अब चिराग पासवान नए भतीजे बन के आ गए हैं तो उनको उन्होंने कस के पकड़ रखा है। अब ये कब तक ये रिश्ता चलता है चचा भतीजा का, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान ने आज अपने परिवार के एक और सदस्य को खड़ा कर दिया, चुनाव मैदान में उतार दिया जमुई से, जो अरुण भारती जो उम्मीदवार बने हैं, जिन्होंने आज नामांकन किया, वो उनके बहनोई हैं। तो इस पर वो चुप है, भाजपा चुप ही नहीं है। भाजपा के बिहार के बड़े नेताओं ने जा करके नामांकन कराया, सभा को संबोधित किया, उनको जिताने की अपील की, तालियां बजाईं। तो अब क्या कहिएगा, एक तरफ परिवारवाद बुरा है, मगर अपना जो परिवारवाद है, अपने मित्रों का परिवारवाद है, वो अच्छा है। कलाकार तभी बड़ा नेता बन सकता है जब वो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। शत्रुघ्न सिन्हा का हश्र देख लिया कि कैसे वो भाजपा छोड़ करके गए, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के टिकट से लड़े और हार गए। तो गुंजन सिंह तो शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बहुत छोटे कलाकार हैं। तो ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, तो लड़ें वो, मगर वो भी किसका वोट काटेंगे ये देखने वाली बात होगी। भूमिहार हैं तो वो भाजपा का ही काटेंगे, या कहा जा सकता है कि स्वजातीय वोट काटेंगे, मगर कितना काटेंगे इस पर डिपेंड करता है भाजपा की जीत और हार। अगर ज़्यादा वोट उन्होंने काट लिया तो भाजपा के लिए संकट होगा, मगर दूसरी ओर राजद में भी उसी तरह की स्थिति है। आपको लगता है कि मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन में जगह है, और कल जब अनाउंस होगा सीटों का तो वो भी वहां पर बैठे नजर आएंगे? देखिए, वो धूमकेतु बन के उभरे थे बिहार की राजनीति में। जिस डाल पे बैठे थे यानी भाजपा की डाल, उसी को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, लगातार आरी चलाने लगे। अंत में भाजपा ने झटका दे दिया, नीतीश ने भी झटका दे दिया, और लालू यादव को तो वो कह के निकले थे कि राजद हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है, और अंत में झटका ये लगा, रही सही कसर उससे पूरी हो गई कि उनका चुनाव चिन्ह भी छिन गया। तो अब वो कौड़ी के तीन हो गए हैं। अब देखना ये है कि राजद उनको कल घोषित करती है, कोई सीट देती है कि नहीं देती है। अगर सीट मान लीजिए मिल भी गई तो लड़ेंगे किस सिंबल से? जब पप्पू यादव, लालू यादव मिल सकते हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिल सकते हैं, तो बीमा भारती क्यों नहीं वापस हो सकती हैं? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। एक नज़र सुर्खियों पर डालें तो लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में अब गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गया। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में तमाम दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भर दिया है, जिसमें एनडीए और राजद के उम्मीदवारों की चर्चा सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आज 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 सीटों पर शुरू हो गई है। जिन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हुई है उसमें बांका, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर महागठबंधन के खेमे से निकलकर आज सामने आई है। बीते कई दिनों से जिस प्रकार से राजद एक तरफा सिंबल बांट रही थी, उसके बाद 2-4 दिनों की लगातार बैठक में दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं के तरफ से अब ये बात कही गई है कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय कर दिया गया है, और कल शुक्रवार को राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के मौजूदगी में तमाम सीटों के बंटवारे पर मुहर लगेगी, ऐलान होगा, और हो सकता है कि उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आज हमें देखने को मिली, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चाचा भतीजे की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन तस्वीर में अब भतीजे की जगह पर कोई और नजर आ रहे हैं। नाम है चिराग पासवान का। यह तस्वीर बहुत कुछ कहानी कह रही है कि लोजपा रामविलास का एनडीए में कद कितना बड़ा है, और जो दुश्मनी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बन गई थी, शायद अब वो खत्म भी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार
प्रवीण बागी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इस तस्वीर पर करेंगे। कैसे देख रहे हैं? एक समय था जो अदावत कुछ दिन पहले तक जारी थी, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ अब सही हो गया है। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। आज की जो तस्वीर है वो यही कह रही है। बहुत सी तस्वीरें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत सारी कहानियां कह देती हैं। उनके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वो तस्वीर देखिएगा तो दोनों के चेहरे खिले हुए हैं। हमेशा की तरह चिराग पासवान ने पैर छू करके नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया और नीतीश कुमार ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए गले से लगा लिया और अपने पास खड़ा किया, कंधे पर हाथ रखा और तस्वीर खिंचवाई। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय झा, ललन सराफ, ये तमाम नेता भी मौजूद थे। तो ये एक इस तस्वीर की बहुत प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि जो रिश्तों में तनाव था नीतीश कुमार और चिराग पासवान में, नीतीश जी का ये आरोप रहा था कि हमको हराने के लिए भाजपा ने इस्तेमाल किया चिराग पासवान का और विधानसभा चुनाव में तमाम जगह उम्मीदवार खड़े करवाए चिराग पासवान के थ्रू। दूसरी ओर चिराग पासवान के दूसरे आरोप थे कि वो बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार को पीछे ले जा रहे हैं, जबकि बिहार को आगे ले जाने की ज़रूरत है। बिहार में भ्रष्टाचार है, शिक्षा बदहाल है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। फिर ये भी आया कि लोजपा दो घड़े में बंट गई। उसके पीछे ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने दो फाड़ करवा दिया बदला लेने के लिए। तो जो नीतीश कुमार जी के कहने पर, हम मान लेते हैं जो चर्चाएं हैं उसको, कि कहने पर जो घड़ा अलग हुआ पशुपति पारस वो आज किनारे हो गए और जो कभी बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे वो गले मिल गए। तो यही राजनीति का खेल है। राजनीति में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसी को राजनीति कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का अस्थाई दोस्त नहीं होता, अस्थाई दुश्मन नहीं होता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार से गले मिलने से राजनीति बनने से ज़्यादा तो बिगड़ती है। ये ठीक कहा आपने। नीतीश कुमार को हमेशा एक भतीजे की ज़रूरत होती है। कभी नितिन नवीन जो भाजपा के मंत्री हैं वो उनके भतीजे हुआ करते थे। चाचा चाचा कह के वो उनको प्रणाम किया करते थे, क्योंकि उनके भाई मित्रवत थे नीतीश जी। उनके पिताजी नितिन नवीन के पिताजी मित्रवत थे नीतीश जी के, इस नाते वो चाचा कहते थे। फिर तेजस्वी को उन्होंने गले लगाया, तेजस्वी उनको चाचा कह के पैर छूने लगे। फिर खटपट हो गया, उनके साथ सरकार भी चलाई, फिर खटपट हो गया, अलग हो गए। फिर अब चिराग पासवान नए भतीजे बन के आ गए हैं, तो उनको उन्होंने कस के पकड़ रखा है। अब ये कब तक ये रिश्ता चलता है चचा भतीजा का, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि नीतीश जी जब से इंग्लैंड से लौटे हैं तब से वो बहुत चुप चुप से रह रहे हैं। अमूमन नीतीश जी कम ही बोलते हैं, मगर जब चुनाव का समय है और नेता न बोले कुछ, वो भी नीतीश जी जैसा मुखर नेता, तो आश्चर्य होता है। और इसकी पोल खोल दी जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि वो जब से इलाज करा के लौटे हैं तो कम बोल रहे हैं और तबीयत उनकी ठीक है, ठीक हो गई है। तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए, ये तो जीतन राम मांझी जी समझें और नीतीश जी समझें। आज 3 सीटों पर जो नामांकन हुए प्रथम चरण के, तो वहाँ पर तमाम नेता एनडीए के मौजूद रहे, लेकिन जमुई की चर्चा सबसे ज़्यादा है। चिराग पासवान ने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन जिस एनडीए खेमे में है उसमें परिवारवाद की ही चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। अर्चना रविदास सामने मैदान में है, कैसे लड़ाई वहाँ पर आप देख रहे हैं? यही विडंबना है राजनीति की और दोहरा चरित्र है। एनडीए पूरे देश में परिवारवादी राजनीति के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी बहाने वो लालू यादव को और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। दूसरी तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला हों या उधर आंध्र प्रदेश की पार्टियां हों, तमिलनाडु की पार्टियां हों जो सरकार में हैं, उन सब को निशाने पर लेती रही है कि ये परिवार का भला चाहती हैं, परिवार के लिए राजनीति करती हैं, उनको प्रदेश से और देश से कोई मतलब नहीं। मगर उसी एनडीए का एक घटक दल है लोजपा रामविलास, जिसके नेता हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने आज अपने परिवार के एक और सदस्य को खड़ा कर दिया, चुनाव मैदान में उतार दिया जमुई से, जो अरुण भारती जो उम्मीदवार बने हैं, जिन्होंने आज नामांकन किया।
वो उनके बहनोई हैं। तो इस पर वो चुप है, भाजपा चुप ही नहीं है। भाजपा के बिहार के बड़े नेताओं ने जा कर के नामांकन कराया, सभा को संबोधित किया, उनको जिताने की अपील की, तालियां बजाईं। तो अब क्या कहिएगा, एक तरफ परिवारवाद बुरा है, मगर अपना जो परिवारवाद है, अपने मित्रों का परिवारवाद है, वो अच्छा है। अच्छा है। तो अब ये जनता को समझना है कि कैसे वो फैसला करे। दूसरी तरफ नवादा का जो दृश्य था, विवेक ठाकुर नवादा में बीजेपी के सिंबल पर उन्होंने नामांकन किया है। क्या जो नवादा की परंपरा रही है बाहरी वाला, क्या फिर से वही चलेगा या कुछ बदलाव होगा? राजद ने श्रवण कुशवाहा को उतारा है, निर्दलीय भी मैदान में उतर गए हैं। एक सिंगर गुंजर सिंह है और दूसरे बागी राजद के विनोद यादव। ये कैसे होगा? वहाँ टफ फाइट हो गया है, मगर उसमें भाजपा उम्मीदवार को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बागी उम्मीदवार राजद का खड़ा हुआ है वो राजद को डैमेज करेगा, राजद उम्मीदवार को क्षति पहुंचाएगा। गुंजन सिंह कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कलाकार हैं, उनकी एक सीमित लोकप्रियता है, मगर कलाकार तभी बड़ा नेता बन सकता है जब वो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। शत्रुघ्न सिन्हा का हश्र देख लिया कि कैसे वो भाजपा छोड़ करके गए, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के टिकट से लड़े और हार गए। तो गुंजन सिंह तो शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बहुत छोटे कलाकार हैं। तो ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, तो लड़ें वो, मगर वो भी किसका वोट काटेंगे ये देखने वाली बात होगी। भूमिहार हैं तो वो भाजपा का ही काटेंगे, या कहा जा सकता है कि स्वजातीय वोट काटेंगे, मगर कितना काटेंगे इस पर डिपेंड करता है भाजपा की जीत और हार। अगर ज़्यादा वोट उन्होंने काट लिया तो भाजपा के लिए संकट होगा। मगर दूसरी ओर राजद में भी उसी तरह की स्थिति है, वहाँ भी जो विद्रोही उम्मीदवार हैं वो राजद को क्षति पहुंचा रहे हैं। परिवार का नवादा में प्रभाव है तो वो क्षति पहुंचाएंगे, ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते, ज़्यादा पहुंचाएंगे क्षति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब उसमें जिसकी गोटी लाल हो जाए, अब जनता जिसको जिता दे। मगर बाहरी और भीतरी का ये एक इशू होता है, लोकल आदमी होता है तो उस पर ज़्यादा जनता का नियंत्रण रहता है, हमेशा वो 24 घंटे उपलब्ध रहता है जनता के लिए। मगर अब ये चलन चल गया है कि कहीं से उम्मीदवार कहीं भेज दिया, चुनाव लड़ा दिया और लोग भी वोट करके जिता देते हैं। राज्यसभा में तो दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के चुनाव जीत के चले जाते हैं। तो ये एक तरह का राजनीतिक उपनिवेशवाद है। अगर आप सही मायने में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो स्थानीय नेता को, स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना चाहिए। जब वहाँ कोई नहीं हो, वैक्यूम हो, तो ये राजनीतिक दलों की विफलता है कि आप एक नेता भी वैसा खड़ा नहीं कर पाए वहाँ कि जो चुनाव लड़ने के लायक ना हो, या फिर आप किसी को खुश करने के लिए ला करके वहाँ के नेताओं कार्यकर्ताओं पर आप थोप दे रहे हैं। तो ये थोपने वाली राजनीति, इसको बंद किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में जो सीट बंटवारा को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा छिड़ी हुई थी, उस पर बात कर लेते हैं। अब है कि राजद ने सिंबल तो कई सीटों पे बांट दिया, अब लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो गया है। डैमेज कंट्रोल हो गया है, कांग्रेस के लोग खुश हैं। अब वो कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते अब हो सकता है लालू जी को भी कल ये गाना सुनाया जाए। तो कांग्रेस तो अब जो बची खुची सीट मिलेगी लालू जी के द्वारा या राजद के द्वारा, वही सीट मिलेगी उनको और उसी पर उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। जहाँ जो अपनी प्राइम सीट वो मान रहे थे, प्रतिष्ठा की सीट मान रहे थे, उस सब पर तो पहले ही राजद ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, यानी वो सीट गई उनके हाथ से। और इसमें पप्पू यादव एक डटे हुए हैं कि मिले या ना मिले, टिकट मिले या ना मिले कांग्रेस का, हम तो लड़ेंगे। तो अब यही विकल्प उनके सामने है कि या तो निर्दलीय लड़ें या फिर कांग्रेस वहाँ फ्रेंडली फाइट करके उनको उम्मीदवार बना दे। माना जाए कि पप्पू यादव ने पार्टी का विलय कांग्रेस में थोड़ा जल्दी में कर दिया? जल्दी में नहीं, अब अकेली पार्टी उनकी थी, अलग पार्टी थी, तब भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। कई चुनाव लड़े वो अपनी पार्टी से, मगर सफलता उसमें नहीं मिली। तो अच्छा ही हुआ कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी उनको। मगर एक बड़ी पार्टी का सहारा हो जाना, उसमें शामिल हो जाना हमेशा फायदेमंद होता है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का वजूद कितना है? सवाल यह है कि राजद बिना पूछे जब सिंबल बांट दे रही है और आप इंतजार कर रहे हैं कि उधर से आका कुछ कहेंगे तो हम कुछ करेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, या फिर राजद में जो लालू यादव ने ऑफर दिया था उसे एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर था?
नहीं, लालू यादव तो उनको नाराज होकर पार्टी से निकाल ही दिया, और वो समझ रहे थे कि हम जाएंगे तो फिर कब निकाले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस कमज़ोर इसलिए हुई है कि कांग्रेस में मजबूत नेता नहीं है। जो मजबूत नेता थे उनको किनारे कर दिया गया, और जो दरबारी किस्म के नेता हैं उनको ऊपर बिठा दिया गया, इसलिए पार्टी कमज़ोर हुई। और गलत नीतियों के चलते जनता का भरोसा उठ गया उस पर से। तो अब पप्पू यादव कुछ भी कहिए, बाहुबली की छवि हो या जो भी छवि हो, मजबूत नेता तो हैं और जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले नेता भी हैं। तो उनसे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी उस इलाके में, ये भी मानना चाहिए हमें। तो अब सफलता कितनी मिलेगी वहाँ से, दूसरी जो राजद की उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो भी उनके पति भी दबंग हैं, उनका भी नाम रहा है उस ये में, उस इलाके में कहा जाता है कि आतंक रहा है एक समय बीमा में। भारती के तो पति बेटे दोनों के दोनों जेल में। तो ऐसे ही लोगों की रणभूमि बनी हुई है वो। अब उसमें जनता किसको समर्थन देगी? जनता के सामने भी ये संकट है कि एक नागनाथ तो एक सांपनाथ। अब किसको जिताए किसको ना जिताए, और उसमें हो सकता है कि कोई तीसरा बाजी मार ले जाए। पप्पू यादव तो गए थे इसी उम्मीद से कि उनको पूर्णिया मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस लड़ती भी रही है पूर्णिया। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में शामिल हुए, यहाँ पर राजद ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। तो माना जाए कि लालू यादव भी एक रणनीति पर ही चल रहे थे कि पप्पू यादव को साफ कर देना है। बिल्कुल। राजद जो है या लालू प्रसाद किसी ऐसे नेता को, चाहे वो उनकी पार्टी में हो या दूसरी पार्टी में हो, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जो तेजस्वी की ताजपोशी में रोड़े अटकाए या बाधा बन के खड़ा हो या उनके सामने चुनौती पेश करे, उसी चुनौती पेश करने वाले में पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव एक समय राजद पर दबाव बना रहे थे लालू प्रसाद पर कि हमको अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिए और हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए। तो लालू ने उसी के बाद उनको पार्टी से निकाला और तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि ये बढ़ेगा तो हमारे लिए खतरा होगा। दूसरे आप उदाहरण ले लीजिए कन्हैया कुमार का, जो वामपंथ छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। वो भी चाह रहे थे कि वहाँ से लड़ें, पिछले बार सीपीआई से लड़े थे बेगूसराय से, इस बार कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे वो। कांग्रेस भी तैयार थी वहाँ से लड़ाने के लिए बेगूसराय से उनको, मगर वहाँ भी राजद ने अपना उम्मीदवार दे दिया कांग्रेस के लिए, वाम दल से खड़ा करा दिया, वाम दल से खड़ा करा दिया, सहयोगी दल से। तो उनका भी पत्ता कट गया। तो वो तो पप्पू यादव की तरफ ताल नहीं ठोक पाए कन्हैया, वो चले गए यहाँ से वापस। तो उनका पत्ता बिहार से अब कट गया। अब कब वो आएंगे, क्या होगा, ये भविष्य की गर्भ। एक और चर्चा चल रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि बीमा भारती राजद को सिंबल लौटा दे, कोई बीच में बातचीत हो जाए। क्योंकि अभी आज जो पप्पू यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि लालू यादव पिता समान है, मैं उनके बेटा समान हूं और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं, सोचना कांग्रेस को है। क्या ऐसा हो सकता है कि बीमा भारती लौटा दें और पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल से मैदान में आ जाए? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। जब पप्पू यादव लालू यादव मिल सकते हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिल सकते हैं, तो बीमा भारती क्यों नहीं वापस हो सकती हैं? बातचीत चल रही है। पप्पू यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं लालू यादव को मनाने के लिए। उसमें कई पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो सब भी चल रही हैं, टेबल के अंदर की जो बातचीत होती है वो भी चल रही है। तो अगर बातचीत तय हो गई, सब चीज़ ठीक ठाक रहा, तो हो सकता है बीमा भारती वापस हो जाएं और पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर वहाँ चुनाव लड़ लें। मगर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ऐसा हो ही जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो महागठबंधन में सीटों को लेकर देखिए, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच चर्चा तो है, लेकिन बिहार की राजनीति में एक सनफ मल्लाह हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी चलाते हैं, 2 चुनाव से तो खुद हार रहे हैं। इस बार कई संकल्प यात्रा निकाली, कहाँ कहाँ नहीं घूमा, बिहार, यूपी, झारखंड तक छान लिया, लेकिन किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने। महागठबंधन से उम्मीद लगाए हुए हैं। आपको लगता है कि मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन में जगह है और कल जब अनाउंस होगा सीटों का तो वो भी वहाँ पर बैठे नजर आएंगे? देखिए, वो धूमकेतु बन के उभरे थे बिहार की राजनीति में। बड़ा एक समय जलवा था, काफ़ी भीड़ जुटाते थे, खुद को सन ऑफ मल्लाह की उपाधि उन्होंने दी और अच्छा संगठन भी खड़ा कर लिया था।
मंत्री भी बने, बगैर चुनाव लड़े एमएलसी के थ्रू मंत्री बन गए भाजपा कोटे से, सब जल्दी जल्दी हो। मगर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लिया उन्होंने। जिस डाल पे बैठे थे यानी भाजपा की डाल, उसी को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, लगातार आरी चलाने लगे। अंत में भाजपा ने झटका दे दिया, नीतीश ने भी झटका दे दिया, और लालू यादव को तो वो कह के निकले थे कि राजद हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो वहाँ से भी पत्ता कट गया। तो अब कहीं के नहीं रहे, फिर अभियान चलाया कि जो दल मल्लाह को आरक्षण देगा और ये शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में ला देगा, हम उसको समर्थन देंगे। किसी दल ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उनकी मांग पर, और अंत में झटका ये लगा, रही सही कसर उससे पूरी हो गई कि उनका चुनाव चिन्ह भी छिन गया। तो अब वो कौड़ी के 3 हो गए हैं। अब देखना ये है कि राजद उनको कल घोषित करती है, कोई सीट देती है कि नहीं देती है। अगर सीट मान लीजिए मिल भी गई तो लड़ेंगे किस सिंबल से, ये भारी समस्या है। अपना सिंबल छिन गया तो निर्दलीय लड़ें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि राजद के सिंबल पर लड़ें। तो राजद के सिंबल पर लड़ेंगे तो राजद के सांसद कहे जाएंगे, उसका व्हिप मानना पड़ेगा, पार्टी अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो फिर उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं, और इसके लिए जिम्मेवार वो खुद हैं और उनके राजनीतिक प्रबंधक हैं जिन्होंने ला करके वहाँ फंसा दिया है। और उनके दाहिने हाथ जो रहे एक समय में जय नारायण निषाद, डॉक्टर जय नारायण, जो मुजफ्फरपुर से अभी भाजपा के उम्मीदवार हो गए, राजभूषण निषाद, वो इनको छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए और अभी टिकट ले लिया। तो राजनीति ऐसे की जाती है, इसमें पिट गए, सन ऑफ मल्लाह चले गए। अब क्या करते हैं वो उन पर निर्भर करता है। चलिए, तो देखिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कल दोपहर शुक्रवार को ऐलान महागठबंधन के तरफ से सीटों का हो जाएगा। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पता चल जाएगा कि महागठबंधन से किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, और हो सकता है कि उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो जाए। जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार 26 सीटें राजद अपने खाते में रख रही है, 9 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है, लेकिन उसमें पूर्णिया का नाम नहीं है। मधेपुरा और सुपौल को लेकर भी अभी बातचीत जो है वो पूरी फाइनल नहीं हुई, दोनों में से कोई एक सीट ही उनको मिलेगी। इसके अलावा वाम दल में अगर बात करें तो सीपीआई एमएल को 3 सीट, सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट देने की बात हो रही है। मुकेश सहनी की जो चर्चा चल रही है उसमें यह खबर है कि 2 सीटों की बात जरूर चल रही है, लेकिन अभी पेच फंसा हुआ है, और वो 2 सीटें अगर उनको मिलती हैं तो राजद अपने खाते से ही देगी। लेकिन मुकेश सहनी को उसके लिए तेजस्वी यादव का शर्त मानना होगा, लेकिन वो शर्त क्या है इस पर नेता खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राजद का कहना है कि सिंबल लालटेन ही होगा, मैदान में उतरना है चुनाव के इस रणभेरी में, तो फिर आपको ये शर्त माननी होगी। एनडीए से भी यही उनका ऑफर था, महागठबंधन से भी यही ऑफर है, तो ऐसे में उनकी राह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन देखना है, निर्णय उन्हीं को लेना है क्या कुछ करते हैं, और सब कुछ जो है वो कल फाइनल हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो ये तस्वीर निकल कर आई है, चाचा भतीजे की एक नई कहानी बिहार में लिखते जा रही है। अब ये चाचा भतीजे की कहानी केवल लोकसभा चुनाव तक ही रहेगी या फिर आगे विधानसभा तक चलेगी, इस पर हर किसी की भी निगाहें टिकी रहेंगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।